Class is live now. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. We are live now. Comfortable? चलिए अब लाइव है। चलिए डियर, सो हमने जो स्टार्ट किया था वो वॉइस स्टार्ट किया था, और वॉइस में डियर लास्ट जो हमने किया था वो रिगार्डिंग मॉडल्स किया था, है ना, मॉडल्स किया था। तो उसको जान लेते हैं एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। एक स्टेप मैं बता देता हूं, कल मैंने आपको क्या बोला था, मॉडल्स, और उसका केस नंबर 1 बोलो या डियर जैसे भी उसको कॉन्सेप्ट बोलो, जो भी आपको बोलना है। तो मैंने आपको कहा मॉडल्स आने के बाद हमें करना क्या था कि हम मॉडल्स को अप्लाई करते हैं और उसके बाद बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं और बाय प्लस डूअर अप्लाई करते हैं। रिमेंबर? ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा बेटा। चलिए डियर, ठीक है, तो इसको अब हमने जो है आगे चीजों को समझना है, किस तरीके से हम लेके चलेंगे। तो मॉडल बी प्लस थर्ड फॉर्म ये हमने देखा था, क्या स्ट्रक्चर था। वेरी गुड। जैसे मुझे बनाना है, ये काम आपको करना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस वर्क शुड बी डन बाय यू, दिस वर्क शुड बी डन बाय यू, दिस वर्क शुड बी डन बाय यू। ठीक है, आप देखो, आप इसको ऐसे बोलोगे और फिर इसको अलग बोलोगे। हमेशा याद रखना, दिस वर्क शुड बी डन बाय यू, दिस वर्क शुड बी डन बाय यू। आप ब्रेक करके बोलना सीखो डियर। जब आप ब्रेक करके बोलोगे ना, तो ये आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाला है। दिस वर्क शुड बी डन बाय यू। नेक्स्ट देखिए, आपको मैंने सिखाया था जो बाय प्लस डूअर होता है, इफ यू वांट यू कैन स्किप। आप बाय प्लस डूअर अगर आप चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप स्किप कैसे करेंगे? इसको स्किप करने का एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूं, आसान सा तरीका मैं बताता हूं आपको, आप इसको स्किप कैसे करेंगे। दिस वर्क शुड बी डन बाय यू, ये काम आपके द्वारा किया जाना चाहिए। स्किप करो डियर इसे। आपने बोला सर मेरे पास आसान तरीका ये है, दिस थीफ शुड बी अरेस्टेड, ये चोर अरेस्ट किया जाना चाहिए बाय द पुलिस, आप इग्नोर कर दो। वेरी गुड बेटा, प्रैक्टिस बैच 20 तारीख से आ रहा है, 20 तारीख तक प्रैक्टिस बैच आ रहा है। ठीक, तो आप क्या बोलोगे, दिस वर्क शुड बी डन बाय यू, दिस वर्क शुड बी डन बाय यू, ये काम आपके द्वारा किया जाना चाहिए, आपने ऐसा बोल दिया। ठीक है, फिर मैंने बोला दिस नॉनसेंस शुड बी इग्नोर्ड, अरे नॉनसेंस इग्नोर की जानी चाहिए, किसके द्वारा? हमारे द्वारा, इग्नोर कर दो बाय अस। ठीक है, तो ये चीज है।
कल हो गया था ये स्ट्रक्चर, गॉट इट गाइस, कल हो गया था। अब इसका केस नंबर 2 में बताता हूं। केस नंबर 2 में क्या होगा, परफेक्ट के बारे में बात करते हैं। परफेक्ट फॉर्मेट, डियर याद रखिएगा, परफेक्ट फॉर्मेट में क्या होगा, आप मॉडल यूज करेंगे, हाँ, हैव यूज करेंगे, हाँ, फिर आप बीन यूज करेंगे, हाँ, और फिर आप थर्ड फॉर्म यूज करोगे। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है डियर, और आप ऑफ कोर्स है यहां सब्जेक्ट जो भी आप लगाएंगे पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है, पैसिव स्ट्रक्चर, मॉडल हैव बीन। और इसको एक साथ बोलोगे और इसको एक साथ बोलोगे। ये काम, जैसे ये रूम तुम्हारे द्वारा क्लीन किया जाना चाहिए था। क्लीन किया जाना चाहिए, दिस रूम शुड बी क्लीन बाय यू। किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए था, बताइए, ये रूम आपके द्वारा क्लीन किया जाना चाहिए था, तो दिस रूम शुड हैव बीन। देखो डियर, यही तो परफेक्ट होता है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो आप बी की फॉर्म से ही बनाओ ना। अब आप उस बी की फॉर्म को ही परफेक्ट में चेंज कर लो। दिस रूम शुड हैव बीन क्लीन बाय यू, दिस रूम शुड हैव बीन क्लीन बाय यू। ये रूम आपके द्वारा क्लीन किया जाना चाहिए था, दिस रूम शुड हैव बीन क्लीन बाय यू, दिस रूम शुड हैव बीन क्लीन बाय यू। ये रूम आपके द्वारा क्लीन किया जाना चाहिए था। ठीक है, बस परफेक्ट फॉर्मेट हो गया। तुम्हें वो करना चाहिए था, ठीक है, कुछ भी तुम वो कर सकते थे। द वर्क या दैट वर्क could have been done by you, could have been, should have been, would have been, might have been। आप उसे परफेक्ट फॉर्मेट में बोलने की कोशिश करें। ठीक है डियर, must have been, तो मीनिंग के हिसाब से आप उसे अप्लाई करेंगे। अब मैं ज्यादा सेंटेंसेस इन्हें लिखवा रहा क्योंकि लिखने से होगा टाइम वेस्ट, हम बोल के कर सकते हैं। अब देखो मैं क्या आपको बोल रहा हूं डियर, ये हुआ ना कॉपी, अब इस पेज पे हूं। नाउ दिस इज योर ब्लैंक पेज, और मेरे पास पेन है और पेन से मैंने लिखा। आपको लिखना कुछ नहीं है डियर, अब प्लीज लिखना कुछ नहीं है। मैंने पेन से लिखा पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, मैंने ये लिखा, हां, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। ठीक है, तो आप बनाओ, जितने भी आपको पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाने हैं आप बनाओ ना। नाउ द पॉइंट इज गाइज, आफ्टर कंप्लीटिंग, ठीक है, वेरी गुड, आफ्टर कंप्लीटिंग योर पैसिव वॉइस, नाउ यू आर कंफर्टेबल, व्हाई इज इट सो सर? द रीजन बिहाइंड इट, now we can start the sentence by using a subject or by using an object, so we are comfortable because passive voice has been finished. I am using some passive voice sentences. Look, passive voice has been finished. आ गया ना? सो ये चीज आपके पास जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप ये चीज है। चलो, तुम मेरी मदद कर सकते थे, यू कुड हैव हेल्प मी, मेरी मदद तुम्हारे द्वारा की जा सकती थी, माई हेल्प कुड हैव बीन डन बाय यू, ऐसे बोल देते हैं ना आप। आई कुड हैव बीन हेल्प्ड बाय यू, ऐसे बोल देंगे ना आप। यू कुड हैव कॉल्ड मी, तो मुझे कॉल कर सकते थे। आई कुड हैव बीन कॉल्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा मुझे कॉल की जा सकती थी। आए ना? तो अब आपने क्या करना है, अब देखो आपके लिए होमवर्क थोड़ा अलग हो गया। यू विल स्पीक अ सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, देन यू विल स्पीक द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। यस, दिस इज योर होमवर्क पार्ट। आपको एक्टिव भी बोलना है, आपको पैसिव भी बोलना है, आपको एक्टिव भी बोलना है, आपको पैसिव भी बोलना है। सारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपके पास है। अब मैं कुछ नया आपको बताऊंगा, वो चीज अलग है।
समझ आ गया? तो आपको कॉपी नहीं करना, मैंने बोला यू हैव टू मेक सम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस एज वेल एज यू हैव टू मेक सम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस। उसी को एक्टिव वॉइस में बोलो, उसी को पैसिव में बोलो, एक्टिव में बोलो, पैसिव में बोलो, एक्टिव में बोलो, पैसिव में बोलो, ऐसे सीखो। मॉडल्स यूज करो, टेंसेस यूज करो, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, चलो तो आप क्या बोलोगे? ओके सर, आई विल प्रैक्टिस सम सेंटेंसेस। सर, सम सेंटेंसेस विल बी प्रैक्टिस्ड बाय मी। गॉट इट? ओके सर, आई विल राइट सम सेंटेंसेस। ओके सर, some sentences will be written by me. Just like that. You have to repeat your own words once in active voice and then in passive voice. So that आप दोनों में क्या हो जाए? दोनों में क्या हो जाए? कंफर्टेबल हो जाए। अभी आप फिलहाल ना पैसिव वॉइस में कंफर्टेबल नहीं होगे, बोलती दफा आप कंफ्यूज हो जाएंगे स्ट्रक्चर क्या था। ठीक है, ओके सर, आई विल कंप्लीट माई होमवर्क। ओके सर, माई होमवर्क विल बी कंप्लीटेड बाय मी। ठीक है, वेरी गुड, बनाना आराम से। तो सम सेंटेंसेस विल बी प्रैक्टिस्ड बाय अस या बाय मी, जो भी आप चाहे। तो एक्टिव में बोलो, पैसिव में बोलो। आई हैव डन माई वर्क हैज बीन डन बाय मी। सर, आई मेड 10 sentences. Sir, 10 sentences were made by me. Sir, I practiced 10 sentences. Sir, 10 sentences were practiced by me. ठीक है, सर, आई फॉलो यू। सर, यू आर फॉलोड बाय मी। सर, आई लाइक यू। सर, यू आर लाइक्ड बाय मी। सर, आई लाइक योर वे ऑफ टीचिंग। योर वे ऑफ टीचिंग इज लाइक्ड बाय मी। सर, आई हेल्प द नीडी पीपल। सर, द नीडी पीपल आर हेल्प्ड बाय मी। समझ गए आप? ये चीजें आए, डन है, बहुत अच्छे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और आप इसे लिखेंगे, ये आपको कॉपी करना है। अब पैसिव वॉइस का अगला कॉन्सेप्ट क्या है, आए ना मजा? तो ये कैसे पैसिव वॉइस है? ये पैसिव वॉइस है ही नहीं, जो आपको लगना है वो चीज आप यहां पर रखिए। जो आपको पीडीएफ्स मिली है डियर मॉड्यूल्स, वो मिक्स है, उसमें एक्टिव भी होंगे, उनमें पैसिव भी होंगे। अब आज के बाद आपको डर नहीं लगेगा, आप ऑटोमेटिकली उन्हें पढ़ लोगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है डियर, याद रखिएगा, देयर आर सम वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, ये ऐसे लिख देना, सम वर्ब्स, एरो लगाना, कैन नॉट बी यूज्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस। कुछ वर्ब्स हैं जो पैसिव वॉइस में यूज नहीं की जा सकती। आपको, आप देखो, इसको ऐसे लिख लो। आपको पता है मैंने खुद पैसिव वॉइस बना दिया, मैंने ये खुद पैसिव वॉइस बना दिया, isn't it? This is a passive voice sentence itself, isn't it? How? Some verbs cannot be used in passive voice. Some verbs cannot play a role of a subject. This should be in passive voice structure. It is a passive voice structure. Why? Some verbs cannot be used in passive voice. Got it? So this is my point here. From today only, you need to know about the passive and the active. So we are comfortable in passive and an active. So this is a passive voice structure. Some verbs cannot be used in passive voice. Why? Because these verbs do not have any object. Because these verbs do not have any object that can be converted into passive voice. This is the reason. First of all, I am going to explain it in English only, then I will translate for you guys in Hindi if you need. Otherwise, we will ignore it. I mean to say, some verbs do not have any object. Then how is that possible? You can change the active voice format into the passive voice format. For an example, if I am saying he is running there, you cannot change it into passive voice. He is running there. Passive voice cannot be converted. Why? Because running is a verb and that has no object. He is sleeping. He is sleeping. Do you really think this sentence can be converted in passive voice? That is impossible. You cannot use it into the passive voice structure. He is sleeping. He is sleeping. That's it.
So my dear students, remember one thing: while speaking, each and every sentence cannot be converted into passive voice. The sentence has a verb, and if that verb has an object, then only the sentence can be converted into passive voice as well. Otherwise, only active voice is possible, no passive voice. This is the sense. So he's crying, he's walking, he's sleeping, he's running, he's eating, something has been eaten by him. He is speaking, something is being spoken by him. You cannot use something, but here you cannot use something. Something is being run, something is being slept, illogical. Something is being cried, illogical. He is dancing, then what? You cannot change it into the passive. Something has been danced. It cannot be. And of course, he is smiling. He is laughing. Take it. So he's smiling. So the sense is, guys, to make the passive voice sentence, we need an object that can be converted into the passive voice to maintain the focus. But if the verb does not have any object, then there is no possibility for the passive voice. So remember that thing. Very good. And in grammatical terms, these verbs are called intransitive verbs. Intransitive verbs. You need not know about intransitive verbs, but just for your little knowledge, I am telling you guys. He is going there, cannot be changed. Intransitive verb. Intransitive verbs, this is the fact. Trans means to change. Intrans, not changeable, cannot be changed. This is the reason the name of these verbs is intransitive verbs. ठीक है बेटा, शॉर्ट में हिंदी में सुन लो बेटा। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, ट्रांसफर नहीं हो सकती, इसलिए जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इनका पैसिव वॉइस भी नहीं बनता। हिंदी में छोटे इस रूप में ही आपको बता रहा हूं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ी सी इंग्लिश सुनने की आदत डाल लो। ठीक है, very good, very good. Next one, guys. So in that concept we talked about the verbs that can be used in passive voice and active voice, and there are some verbs that are called intransitive verbs. Intransitive verbs cannot be changed into passive voice. Guys, next concept, and this concept is regarding has to, have to, and had to. Has to, have to, and had to. Remember, when we use has to, have to, and had to, there is no change. In active voice you use first form of verb, and in passive voice we use be plus third form. For an example, you have to do this work. You have to do this work. Copy with me, don't wait. You have to do this work. That means this work has to be done by you. That means this work has to be done by you. This work has to be done. You then have
this work is singular subject, then we should use has. This work has to be done by you. This work has to be done by you. You have to do this work. Then this work has to be done by you. Very simple. So running can be changed into passive voice. Yes, it can be changed, but the meaning of run will be changed. Just like that. If I am saying he is running, that means he is running. If I am saying I am running a company, then the meaning of running is different. So in that case, you can say a company is run by me. Yeah, a company is being run by me. Because the meaning of run verb has been changed. And I think I told you earlier, guys, when we use a verb, the meaning of the verb will depend on the sentence. According to the sentence, we try to find out the meaning. Got it? So running, that means a motion, an action. And running, I am running a company, the meaning is different. The meaning is different. I'm sorry, I am running out of the time. I'm sorry, I am running out of the time. I have to do this work now. I have to do this work now. This work has to be done now. Oh my God, I'm really sorry. I am running out of the time. I have to go now. Here, the running means what? I'm running out of the time. I'm running out of the time. You are late. I'm late. That means the work had to be completed. The work had to be completed earlier, but you haven't completed it yet and you are late. So you can say, oh, I'm really sorry. I am running out of the time. This work has to be done now. Got it? So I'm running a company. I'm running right now. I will talk to you later. And if I say I am running out of the time, different sentence, different sentences, different meanings. Got it? Next one. Now, guys, let's talk about who and whom. Now, let's talk about who and whom. Who is used as a subject. And remember, whom is used as an object. Then how we use these who and whom in case of English. I am not talking about passive voice. I am talking about who and whom. बेटा ध्यान से सुनिए, मैं पैसिव वॉइस की बात नहीं कर रहा हूं. आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट हु एंड हुम. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस. सो दिस इज योर टॉपिक, यू कैन से, और कॉन्सेप्ट ये है. आप इसे टॉपिक बोलें, आप इसे कॉन्सेप्ट बोलें, डजंट मैटर एट ऑल, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कवर हु एंड हुम. We are trying to cover who and whom. So who as a subject, whom as an object. And these words are used to interrogate. That means you want to know who the person was. Yeah, who the person is. For an example, who helped you? Or should I say, whom helped you? Who helped you? Whom helped you? किसने तुम्हारी मदद की? The person, उसके बारे में जानना चाहता हूं. वो इंसान जिसने आपकी मेहनत, मतलब आपकी मदद की, कौन है? So dear, we need a subject here or an object. A subject और एन ऑब्जेक्ट. तो आप इसको इग्नोर करोगे और आप इसको सिलेक्ट करोगे.
who helped you, who helped you. ठीक है, who helped you. चलिए अब ध्यान से सुनिए. who did you meet. अब डियर यहां बताइए, who did you meet या whom did you meet? What should be there? Whom did you meet या who did you meet? Whom did you meet या who did you meet? What should be there? Who did you meet or whom did you meet? Very good. The fact is, you meet. मिले आप थे बेटा. किससे मिले वो तो ऑब्जेक्ट हुआ ना. तो whom did you meet? Who did you meet नहीं, whom did you meet? Whom did you see? अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है तो डियर ये ऑब्जेक्ट हो जाता है. So whom did you meet? Who was there? Whom was there? गलत. Who was there? देखिए who has eaten the apple? Who has eaten the apple? वो एप्पल किसने खाया है? Who has eaten the apple? whom नहीं. Who has eaten the apple? वो एप्पल किसने खाया है? Who has eaten the apple? Who has eaten the apple? वो एप्पल जो है वो किसने खाया है? क्या whom आ जाएगा? क्या whom आ जाएगा? गलत. तो who has eaten the apple? तो बिल्कुल ठीक है ये सेंटेंस. वेरी गुड. अब देखिए जब आप इसके पैसिव वॉइस का जिक्र करेंगे ना डियर, इट्स डिफिकल्ट वन बट ट्राई टू कैच इट. बाय whom. अब आपको यह जानने की जरूरत नहीं है क्यों है, आप करेंगे बाय whom because by is a preposition. After preposition we use object. That is the reason we have to change who into whom to be the object of by preposition. But फिर से मेरी स्टेटमेंट सेम है डियर, ये दैट इज रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट फॉर यू. रिमेंबर दैट थिंग. whenever you are trying to change the passive voice of who, it should be by whom. By whom has this apple या the apple, by whom has the apple be eaten? किसके द्वारा वो एप्पल खाया गया था? By whom has the apple be eaten? बेटा हैज हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी ना इससे, ताकि क्वेश्चन मार्क बने, फिर सब्जेक्ट, फिर बी इटन क्यों हुआ? क्योंकि बी की फॉर्म भी तो आनी है भाई. परफेक्ट में क्या होता है? हैज बीन इटन, हैव बीन, अरे बी लगा दे, बीन इटन. परफेक्ट यही थी ना, हैज बीन इटन, हैव बीन इटन. तो हैज में कहां लाया है? आगे. द एप्पल हैज बीन इटन बाय whom. तो आप क्या बोलोगे? बाय whom हैज द एप्पल बीन इटन. बट नाउ ट्राई टू टेल मी वन थिंग गाइज. Sir, you told us, actually, not me, you told us about the question mark face. You told us about the question mark face. Then we can use question mark face here. Of course. You can say by whom? By whom the apple has been eaten. By whom the apple has been eaten. Just like that.
you can use your question mark face. You can use your question mark face. So here the question mark is not there, question mark is here. By whom the apple has been eaten? By whom the apple has been eaten? Technically, the statement is this: by whom has the apple been eaten? By whom has the apple been eaten? By whom has the apple been eaten? So by whom the apple has been eaten? By whom the apple has been eaten, or you can say by whom has the apple been eaten, because if you want to change it into interrogative, then the thing is same dear. This is helping verb, and of course you should use helping verb here. So that is the change. So simple one. By whom has the apple been eaten, or by whom the apple has been eaten. So if while speaking, if you use this one, you will comfortable, and if you want to use this one, this will create for you a many, you can say, or many a problem, many problems, or you can say many a problem. It will create some problems because you are not comfortable with the structure. By repeating the sentence again and again, you can make yourself comfortable. So let's make some sentences. मैं हिंदी बोलूंगा, आप इंग्लिश में बनाइएगा. किसके द्वारा तुम्हें कॉल की गई थी? किसके द्वारा तुम्हें कॉल की गई थी? तो या तो आप क्या बोलोगे, मैं बताता हूं, चलता हूं. बाय whom did you called? By whom did you call? कॉल तो नहीं होगा. बाय whom did you call? और you can say by whom you called. By whom you called. Or otherwise use helping verb there, and the after did we use first form of verb. By whom did you call? By whom did you call? By whom did you call? By whom do you call? किसके द्वारा तुम्हें कॉल की जाती है? Very good. So by whom did you call? आप बना सकते हैं. So in case of passive voice you can use who. बट थोड़ा सा एडवांस लेवल भी है, वो अभी आप समझोगे नहीं, बहुत छोटे हो, कि आप इसको एक और तरीके से बना सकते हो. हु डिड यू कॉल बाय. ये एक और सेंटेंस होता है, बट अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं, आप कहीं सुनो तो ये सही होता है. हु डिड यू कॉल बाय. हु डिड यू कॉल बाय. कौन है वो जिसके द्वारा तुम्हें कॉल की गई. ये भी सही होता है, बट ये थोड़ा टिपिकल होता है, ये थोड़ी सी एडवांस इंग्लिश में आएगा, अभी आपके लिए जरूरत नहीं. ठीक है, चलिए जैसे इसको ऐसे सुनो. विद होम, रिमेंबर, विद होम डू यू लिव. भाई आप किसके साथ रहते हैं? विद होम डू यू लिव. करेक्ट ना? विद होम डू यू लिव. विद होम डू यू लिव. सो you can say who do you live with. Who do you live with. This one is also correct, but this is the advanced level of this one. The level is, guys, when we use who, then use preposition at the end, and when we use whom, then use preposition just before whom. This is the difference. With whom do you live? Who do you live with? With whom do you play cricket? Who do you play cricket with? Got it? With whom do you go there? Who do you go there with? Got it? So the purpose is, guys, when we use preposition,
When we use preposition, just use before whom. And when we use preposition in case of who, just use at the end. इजी है, समझ जाओगे, बट ये मत सोचना कि क्यों होता है वो, फिर उसके रास्ते जाओगे तो 1.5 घंटे का टॉपिक है ये. अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करोगे तो इट विल टेक 1.5 आवर, एक्चुअली मोर देन 1.5 आवर. सो आपने ना थोड़े से जो एडवांस स्पीकर्स को देखा होगा, वो ये सेंटेंस यूज करते हैं, हु डू यू गो विथ, हु डू यू गो विथ. ठीक है. सो नाइस ऑफ यू. तो ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा बेटा, आप इसमें कंफर्टेबल होगे बिकॉज ये पॉपुलर है और ये एडवांस में यूज होता है. वेरी गुड. इजी वन. सो प्रपोजिशन यहां और यहां. नेक्स्ट देखिए. टू होम डिड यू गो, किसके पास गए थे तुम. टू होम डिड यू गो, टू होम डिड यू गो, बनाना. टू होम डिड यू गो, किसके पास गए थे तुम. बनाओ. टू होम डिड यू गो. This is going to be more complicated, I think, for you guys. Who did you go to? This is so interesting, but this is nice. Who did you go to? That is correct. Who did you go to? Who did you go to? If someone is speaking in front of you, you will definitely think he is speaking incorrect English. He is speaking incorrect English. Who did you go to? That is correct. That is advanced level. That is correct. If you want to know the difference is, guys, difference है, मैं हिंदी में बता देता हूं. देखो बेटा, डिफरेंस है, यहां इस पर फोकस है, और जब ये ऑब्जेक्ट है ना तो फोकस इस पे नहीं होता, फोकस इस पे होता है. डिफरेंस है. इफ यू वांट टू नो, तुम किसके साथ रहते हो, कौन है वो जिसके साथ तुम रहते हो, कौन है वो तुम रहते हो जिसके साथ, और विद हुम डू यू लिव. इसको बोलने का लहजा अलग होता है, इसको बोलने का लहजा अलग होता है. आप इस पे स्ट्रेस करोगे, यहां आप इस पे स्ट्रेस करोगे. हु डू यू लिव विद होम डू यू लिव. तुम किसके साथ रहते हो, कौन है वो जिसके साथ तुम रहते हो. नाउ द मीनिंग. टू होम डिड यू गो, तुम किसके साथ गए थे, तुम किसके पास गए थे, किसके साथ गए थे, ये चीज. तुम. और यहां कौन था वो जिसके पास तुम गए थे. द चेंज इन द फोकस. और इतना डीपली आप तब समझ पाओगे जब आप बोलने में फर्क पाओगे. जैसे नहीं बोलते, पापा नहीं बोलते कौन था वो जिसने तुम्हारी मदद की. आई एम टॉकिंग अबाउट हु. ठीक है. एंड इफ आई एम तुम्हारी मदद किसने की. स्पोकन में तो डिफरेंस है ना यार, मीनिंग सेम है बट फोकस पे डिफरेंस. सो आज के बाद ये याद रखना. ठीक है. जैसे एक और लिखूं, बाय whom was the book, by whom was the book bought. So dear, the focus is on the book.
By whom was the book bought? By whom was the book bought? Change it. The statement should be, who was the book bought by? Who was the book bought by? कौन था वो जिसके द्वारा वो बुक खरीदी गई थी? सो कौन था वो, और बुक किसने खरीदी? कौन था वो जिसने बुक खरीदी? बुक किसने खरीदी? तो हु वॉज द बुक बॉट बाय? बाय whom was the book bought? ठीक है, तो पैसिव वॉइस में भी हु यूज हो सकता है। इन केस ऑफ पैसिव वॉइस वी यूज बाय प्लस होम, बट बेटा अगर आप उसी को चेंज करोगे तो आप हु सामने रखोगे और बाय बाद में लिख दोगे। तो आपने क्या समझा? हर वो सेंटेंस जिसमें प्रेपोजिशन है वो हमेशा दो तरीके से बनेगा, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में लिखवा दूं, नोट लिखिए। अगर प्रेपोजिशन प्लस होम है, नोट करके लिखिए, अगर प्रेपोजिशन प्लस होम है, ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को एक तरीके से और बोल सकते हैं, यूज हु एंड एट द एंड प्रेपोजिशन, सो दैट फोकस हु पे चला जाए। हमेशा याद रखिएगा, यू हैव टू ऑप्शंस, यू हैव टू ऑप्शंस। बाय whom was the car painted? Who was the car painted by? So preposition plus whom, but in case of who, use preposition at the end of the statement. ठीक है ना। So by whom were you called? Who were you called by? ठीक है ना। सो डियर, आपके पास हमेशा दो ऑप्शंस होंगे, इसलिए मैंने बोला पैसिव वॉइस से कोई कनेक्शन नहीं है। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू हु एंड होम, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू हु एंड, सो हु एंड होम जब भी आप देखेंगे आप क्वेश्चन मार्क वहां देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क किस हिसाब से आएगा, किस हिसाब से नहीं आएगा, तब ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आप क्वेश्चन मार्क करोगे। तो आपने एक इंफॉर्मेशन तो डियर इसकी ये जान ली, द केस ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है, द केस ऑफ प्रेपोजिशन, द केस ऑफ प्रेपोजिशन। और इनके मीनिंग पे ध्यान रखिएगा, इस पर फोकस है और यहां जो भी सब्जेक्ट होगा उस पर फोकस होगा, है ना, याद आया। सो आपको रियल लाइफ में जैसे भी बोलना हो, यू कैन यूज इट। सो बाय whom do you taught? Are you taught? By whom are you taught? So who are you taught by? बने ना सेंटेंसेस। चलिए, अब आप हु से रिलेटेड क्या बातें हैं वो भी जरा आप ध्यान से सुनिएगा डियर। हु, जब आप हु को प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, सो याद रखिएगा डियर, हु कैन बी पॉसिबल, और आई कैन से हु कैन बी यूज्ड फॉर सिंगुलर और हु कैन बी यूज्ड फॉर प्लूरल, बोथ। तो हु वॉज देयर,
or who were there? Which one is right? Who were there or who was there? Who was there or who were there? Which one is right? Who was there or who were there? Dear, both are right. Who was there? कौन था वहां? इसको क्या लिखोगे आप? कौन था वहां? और हु वर देयर? कौन कौन थे वहां? कौन कौन थे वहां? कौन कौन थे वहां? कौन कौन थे वहां? हु वर देयर? कौन कौन थे वहां? हु वॉज देयर? कौन था वहां? हु आर हेयर? कौन कौन है यहां? हु इज हेयर? कौन है यहां? If you are talking about one, then use was. If you are talking about more than one, then use were. ठीक है, दैट इज सो सिंपल. क्योंकि हु किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है. इंसान होना चाहिए, जानवर नहीं. बट कुत्ते के लिए भी मैंने कहा था ना, इंसान की तरह ट्रीट करते हैं तो यूज कर लेते हैं. बट याद रखिएगा, फिलहाल आप इग्नोर कीजिएगा. बट स्पोकन में हम अपने पेट्स के लिए भी हु यूज कर लेते हैं. दैट इज राइट. In case of spoken, that is the case of personification. Personification means what? To treat animals or to treat things like people. लोगों की तरह. तो who are coming? कौन कौन आ रहे हैं? Who are coming today? कौन कौन आ रहे हैं आज? Who is coming today? कौन आ रहा है आज? ठीक है, बहुत बढ़िया. सो डियर, हु सिंगुलर या प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है. बहुत बढ़िया. सो ये अपने दिमाग में बैठाइए. तो जितना भी पैसिव वॉइस आपकी लाइफ में यूज किया जा सकता है, वो सारा का सारा पैसिव वॉइस मैंने आपके दिमाग में डाल दिया. जितना भी हु और हुम आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, डियर, आपके दिमाग में वो डाल दिया. इसके अलावा आपको स्पीकिंग में हु और हुम की जरूरत नहीं पड़ेगी. इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछते दफा, तो आज के बाद आप हु और हुम को कंफर्टेबली यूज कर पाओगे. सो आज आपके लिए होमवर्क क्या है, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया डियर, आपके लिए होमवर्क वही है. मैंने स्टार्टिंग में आपके लिए बात बोली, यू हैव टू थिंक अ सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड देन ट्राई टू चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, बट ओनली बाय स्पीकिंग. यू नीड नॉट राइट दो सेंटेंसेस. ठीक है, कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. दैट इज सस्पेंस फॉर यू. कौन सा क्या है? मॉर्निंग में कल क्लास नहीं है, बट माय डियर स्टूडेंट्स, आज रात को 9:30 बजे क्लास आपकी हो सकती है. तो आज रात को 9:30 बजे वोकैब सेशन में वी आर गोइंग टू मीट. ठीक है, सो थिंक द सेंटेंस इन एक्टिव एंड इन पैसिव बोथ, बट लिखना प्लीज नहीं है. वेरी गुड. So bye bye, take care, love you all, bye bye, take care, bye bye.